गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सारे लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बच्चे बहुत टनाटन और खैर बखैर होंगे। वंस अगेन ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश वेलकम्स यू ऑल द स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सारे बच्चे वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ और आप सब बच्चे भी वाकिफ़ हो इस बात से कि हम लोगों का क्या चल रहा था, सेंटेंस चल रहा था। और सेंटेंस के अंदर में मैंने सेंटेंस के बारे में और सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बहुत डिटेल से बता चुका हूँ। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चे बड़ी मस्ती के साथ एंजॉय किए होंगे। और इतना बेहतरीन अंदाज में और डिटेल से बताया हूँ कि अगर आप लोग कायदे और करीने से और केयरफुल्ली अगर देखे होंगे तो सारे बच्चे अभी तक समझ चुके हैं सारी चीज़ को। हम ऐसा उम्मीद करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात चाहे बेसलीका हो कलीम, कहने का सलीका चाहिए। तो आपको अंग्रेज़ी बोलने का सलीका आ जाए और अंग्रेज़ी में बात करने का और अंग्रेज़ी को खुद से कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ करके समझने का सलीका आ जाए, कुछ लिखने का सलीका आ जाए बेहतरीन अंदाज में। मैं इसीलिए इस तरह से कड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप सारे बच्चों को बिल्कुल टैलेंटेड बनाने के लिए। रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर यू मस्टंट फेस एनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टी थ्रू आउट योर लाइफ टाइम. For this intention, I am just working for all of you, and for the betterment and for making your communicative skill highly effective, I am working, and you all student must be helping me. How can you help me? Only you must subscribe this very channel. Then after just press the bell icon so that each and every latest notification may be reachable to all of you. And then after each and every student, अभी मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ। फिर मैं कुछ बातें, दो चार पॉइंट और हैं, मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन अभी जो पॉइंट है हम लोग इस पर बात करते हैं। हमने क्या बताया भाई कि सेंटेंस के बारे में मैं डिटेल से बताया, फिर सेंटेंस के काइंड्स के बारे में बताया। आज देखो बच्चों, दुनिया में किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसलेशन के ज़रिए से दीगर ज़बान को सीखी जाती है। तो ज़बान को ट्रांसलेशन बनाने से पहले सबसे पहले आपको सेंटेंस पर पकड़ होनी चाहिए, और आपका सेंटेंस बेहतर हो, ज़बरदस्त हो, ये डिपेंड करता है कि आप सेंटेंस के आइटम्स के बारे में जानें। जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से समझना। दरअसल मैं इस पर इम्फेटिकली मैं कह रहा हूँ सारे बच्चे, आज वाली अगर इस वीडियो को तुम समझ जाते हो, तुम ये समझना कि 50% प्रॉब्लम अंग्रेजी का तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। 100% वादा के साथ कह रहा हूँ, अगर इन आइटम्स को आप समझ जाते हो तो आपके लिए ट्रांसलेशन बनाना बच्चों का खेल, और वह बंदा जिसके लिए ट्रांसलेशन बनाना बच्चों का खेल है, अंग्रेजी बोलना उसके लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल लगेगा और लगेगा कि सबसे मोस्ट इजी लैंग्वेज इन द वर्ल्ड वो लगेगा कि अंग्रेज़ी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज। तो मैं बात कर रहा था ये कि जैसे मान लो कि तुम कोई सब्जी खा रहे हो, बड़ा टेस्टी जायकादार सब्जी बना हुआ, तरकारी। मान लो एक मिनट के लिए कि तरकारी यानी सब्जी इज इक्वल टू सेंटेंस। ध्यान देना सारे बच्चे कि तरकारी इज इक्वल टू सेंटेंस। दैट मीन्स व्हाट कि सेंटेंस इज इक्वल टू तरकारी। तो एक बेहतरीन और टेस्टी तरकारी बने तो उसके लिए क्या क्या चाहिए सब्जी बनाने के लिए, तरकारी बनाने के लिए? पहले तो पानी चाहिए, आलू चाहिए, प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, अदरक चाहिए, जीरा चाहिए, मरीच चाहिए, टमाटर चाहिए, बहुत सारे आइटम। तो सब्जी बनाने वाले को, सब्जी तैयार करने वाले को ये पता होना चाहिए कि किस आइटम को किस वक्त दिया जाए, कब किसको दें, कब किसको नहीं दें, कब इसको पीछे देना चाहिए, कब इसको आगे देना चाहिए। तो फिर वो सब्जी बनाने वाला उस सब्जी को टेस्टी और मज़ेदार और जायकादार बनाएगा और स्वादिष्ट बनाएगा। उसी तरीके से जब अभी मैंने कहा कि तरकारी इज इक्वल टू सेंटेंस, तो सेंटेंस भी तुम्हारा मज़ेदार हो, सेंटेंस भी तुम्हारा ख़तरनाक हो, सेंटेंस भी तुम्हारा फ्री ऑफ ऑल टाइप ऑफ एरर, हर तरह की गलती से पाक हो, सेंटेंस तुम्हारा बिल्कुल दमदार सेंटेंस हो। तुम कहीं बोलो तो लगे कि हाँ कोई बंदा बोल रहा है या बोल रहा था। तो ये
तो जिस तरह से टेस्टी तरकारी बनने के लिए इसका आइटम का जानना जरूरी है कि क्या क्या आइटम चाहिए एक टेस्टी तरकारी बनने के लिए, उसी तरीके से एक खतरनाक और बेहतरीन और ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल सेंटेंस बनने के लिए सेंटेंस का क्या आइटम है बच्चों, इनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे निगाह से अभी तक जितनी भी ग्रामर और ट्रांसलेशन की किताबें गुजरी है, आज तक मैंने कहीं पर इन आइटम्स को ट्रांसलेशन की किताब में राइटर तस्करा नहीं करते हैं, और कम से कम 50 किताब मेरी निगाह से गुजरी है, कहीं पर इन चीज़ों का तस्करा कायदे से पूरे, कहीं पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का किया है तो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का नहीं किया है, ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का नहीं किया है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का नहीं किया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे रखें, अगर डायरेक्ट को पहले रखते हैं इनडायरेक्ट को बाद में रखते हैं, इनडायरेक्ट को पहले रखते हैं तो डायरेक्ट को बाद में रखते हैं, तो फिर उसके साथ में क्या क्या सिस्टम काम करता है, तो आप कैसे शुद्ध सेंटेंस लिखेंगे, इन चीज़ों को अगर आज समझ जाते हैं तो आज का क्लास बच्चे समझना कि ये 50,000 का क्लास है। अगर समझ जाते हो तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। दैट इज वाई each and every student must pay a special attention today, must pay a special attention today। आज बेहतरीन तरीके से एकदम बिल्कुल ध्यान से इस बात को समझो। हम उम्मीद करते हैं कि जब तक वीडियो ख़त्म होगा तब तक आप सब कुछ समझ चुके रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसा कि आप सारे बच्चे वाकिफ़ हैं कि ऑक्सफोर्ड यूनियन इंग्लिश इज द नेम ऑफ द चैनल, और इसी चैनल के अंदर में इनकलाबी सीरीज चल रहा है, और सीरीज क्या चल रहा है, ए चल रहा है, और आज का वीडियो जो है वो 11th वीडियो है, 11th। तो याद रखना कि आज का टॉपिक बच्चे हम लोगों का है, आज का टॉपिक जैसा कि हमने बताया कि सेंटेंस के बारे में डिटेल से बता चुका हूँ, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में सबको एक तरफ से डिफाइन कर चुका हूँ, चाहे वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, सबको डिटेल से बता चुका हूँ। आप पिछले वाले वीडियो को कायदे से देख लेंगे तो इसको समझना आपके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चे, ये सेंटेंस का एक कड़ी है, सेंटेंस का एक कड़ी है, वो है, आज चैप्टर का नाम है एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंसेस। एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हुआ बच्चे कि एक सेंटेंस के अंदर में क्या क्या आइटम्स होंगे, क्या क्या, जैसे आइटम में क्या क्या आ जाएगा, उसका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, रेस्ट है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, प्रीडिकेट है, ये सब आइटम है। इन आइटम्स को अगर आप नहीं समझते हैं, या फिर कोई भी टीचर, ये बिल्कुल चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ कि कोई भी टीचर बच्चों को ट्रांसलेशन पढ़ा रहा हो और इससे पहले वो सेंटेंस के आइटम के बारे में बच्चों को वाकिफ़ नहीं करा रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन है ऑब्जेक्ट होने का, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या है, और ये चीज़ बगैर बताए हुए डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे लाता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि दैट टीचर इज प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। तो इसीलिए बच्चों, आप सारे बच्चे इसको कायदे से समझना कि एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का क्या क्या आइटम्स हो सकता है, यानी एक सेंटेंस के अंदर में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या क्या होते हैं, तो उन पार्ट्स को जान लें, फिर आप ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो ट्रांसलेशन कितनों लंबा ट्रांसलेशन हो जाए तो आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा ट्रांसलेशन बनाना, और फिर अंग्रेजी बोलना तो बहुत ही ईजी आपके, मैं वादा करता हूँ सारे बच्चे देखना कि आप लोग कैसे अंग्रेजी बोलते हो। तो देखो बच्चों कि ये जो एसेंशियल्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस का क्या क्या इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं, तो याद रखना बच्चे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आइटम जो है वो है जाके सबसे पहले सब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे इम्पोर्टेंट आइटम क्या है, सब्जेक्ट, और उसके बाद दूसरा वाला ऑब्जेक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट और वर्ब, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है कि दुनिया में एक भी सेंटेंस नहीं हो सकता है, एक भी सेंटेंस नहीं बन सकता है अगर इस दोनों में से एक भी अगर अब्सेंट होगा। तो पता चला कि एक वाक्य बनने के लिए सब्जेक्ट भी चाहिए और वर्ब भी चाहिए। हो सकता है कि कभी सब्जेक्ट अंडरस्टूड हो, छिपा हुआ हो, लेकिन छिपा हुआ भी हो लेकिन सब्जेक्ट होगा। इसीलिए कहा कि एक वाक्य बनने के लिए कम से कम शर्त ये है कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। इसमें से एक भी अब्सेंट होगा तो नोबडी कैन इमेजिन इवन अ सिंगल सेंटेंस, एक सिंगल सेंटेंस भी नहीं बन सकता है। हो सकता है वाक्य के अंदर में ऑब्जेक्ट ना हो, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट ना हो, कंप्लीमेंट ना हो, रेस्ट ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को लिखाया है। सारे बच्चे अच्छे से याद रखना कि मिनिमम कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट, देयर मस्ट बी अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्या हुआ बच्चों, गौर से समझना। मिनिमम कंडीशन, कम से कम शर्त, क्या कौन चीज के लिए शर्त भाई, कि मिनिमम कंडीशन, कम से कम शर्त ये है
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटेंस, एक वाक्य बनाने के लिए, यानी एक वाक्य बनाने के लिए मिनिमम कंडीशन ये है कि देयर मस्ट बी, होना ही चाहिए क्या, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ये दोनों में से एक भी एब्सेंट रहेगा तो वाक्य नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चे एक मिनिमम कंडीशन है एक वाक्य बनने के लिए कि सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है। और आगे लिखा हूं कि ईदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ, एक्सप्लिसिट मतलब सब्जेक्ट दिया हुआ, इम्प्लिसिट मतलब सब्जेक्ट छिपा हुआ। जैसे कम हियर, तो कम हियर में मतलब कि यू अंडरस्टूड है साइट में कि यू कम हियर। तो याद रखना बच्चे कि चाहे सब्जेक्ट एक्सप्लिसिट हो यानी स्पष्ट दिया हुआ हो, या इम्प्लिसिट या छिपा हुआ हो, लेकिन सब्जेक्ट हर हालत में होगा। इसीलिए बच्चे सेंटेंस में सारे जितने भी आइटम्स है, ये सभी आइटम के बीच में सब्जेक्ट और वर्ब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा वाला क्या होगा बच्चों कि ऑब्जेक्ट होगा। इसको ऑब्जेक्ट नहीं बोलना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, तो फिर ऑब्जेक्ट आगे चल करके दो कैटेगरी में बढ़ जाता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट में डीओ बोलते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट में आईओ बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है मैं एक तरफ से सबको एक्सप्लेन करूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर इसमें आऊंगा ऑब्जेक्ट में, फिर मॉडिफाइड, फिर कंप्लीमेंट, फिर रेस्ट, फिर प्रीडिकेट। फिर ये सब जब तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात, मैं इस पर काम करवाऊंगा पहले 2-4 क्लास। अगर आप अच्छे से जब समझ जाएंगे फिर मैं ट्रांसलेशन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड चैप्टर है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में, और सारे बच्चे कमेंट करते हैं सब टेंस शुरू कीजिए, टेंस शुरू कीजिए। मैं चाहता हूं कि ऐसा जबरदस्त टेंस पढ़ाऊं, ना इससे पहले कभी पढ़े हो, ना फिर इसके बाद टेंस पढ़ने की तुमको इस लेवल में ज़रूरत होगी। जितनी बता देंगे तो एनी बुक ऑफ ट्रांसलेशन से आप तुम बेटर हो जाओगे। इसीलिए मैं इस अंदाज में पढ़ाना चाहता हूं। आप ध्यान से समझना कि ऑब्जेक्ट और उसके बाद आएगा मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। ये मैं 90% टीचर भी वाकिफ नहीं है एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं बताऊंगा, आप समझ जाओगे। मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, इसको शॉर्टकट में एमओ बोलते हैं। दैट इज, यानी एमओ क्या होता है मैं आगे जब समझाऊंगा वहां पर बताऊंगा। सिंपली अभी समझना कि जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उससे पहले अगर टू लग जाता है तो उसको मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे टू गो, टू कम, टू सिंग, टू प्ले। और आगे उसके बाद ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट को समझेंगे, फिर कंप्लीमेंट को समझेंगे। क्या होता है कंप्लीमेंट, मैं इस पर डिटेल से बात करूंगा। फिर आगे चल करके कंप्लीमेंट दो तरह के हो जाते हैं, और एक को कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, दूसरे वाले को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को शॉर्टकट में एससी बोलते हैं और ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट को शॉर्टकट में ओसी बोलते हैं। और उसके बाद देखो बच्चे क्या है, रेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्ट। और उसके बाद है जाकर के प्रीडिकेट। प्रीडिकेट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, प्रीडिकेट क्या होता है, कंप्लीमेंट क्या, मॉडिफाइड क्या, ऑब्जेक्ट, में एक तरफ से बताऊंगा। आज मैं उम्मीद करता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में आज डिटेल से बात कर रहा हूं और सारे बच्चे समझने की कोशिश करना। देखो बच्चे, ये इसलिए इतना जरूरी है कि विदाउट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ सेंटेंस इट विल बी वेरी वेरी टफ टास्क फॉर यू टू मेक ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनाना आपके लिए बहुत दुश्वारी वाली काम हो जाएगी अगर इन आइटम्स को आप नहीं समझते हैं। और मैं शुरू में बता दिया हूं कि ट्रांसलेशन की कोई भी किताब में इन बातों का तस्करा नहीं किया गया है। इसीलिए ये मैं क्या कहा कि इससे ना पहले पढ़े हो फिर ना इसके बाद में कोई, और मेरी ट्रांसलेशन की किताब मार्केट में आएगी तो फिर सारे बच्चे उस पर एंजॉय करना। लेकिन अभी जो बता रहा हूं इसको समझ जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर सारे बच्चे अगर वीडियोस को कंटिन्यूअसली अगर 6 महीने तक या फिर 3 महीने तक, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक देखोगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि कितना डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंग्लिश हो आप उसको समझ सकते हो, बोल सकते हो, कुछ भी अंग्रेजी में लिख सकते हो, और यू कैन बी अ राइटर। तो याद रखना बच्चे हमेशा कि इन आइटम्स को समझना बहुत ही बहुत जरूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हिंदी में कोई एक वाक्य है कि हम लोग दिल से हमेशा अपना शिक्षक को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। एक वाक्य है सिंपली क्या कि हम लोग दिल से हमेशा अपना शिक्षक को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो अब देखो बच्चे, इसमें जानना होगा, बच्चा ये नहीं जानता है कि कौन ऑब्जेक्ट किसको रखें। जैसे एक सिंपल प्रेजेंट, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट का यानी सिंपल प्रेजेंट वाला वाक्य, और उसका फॉर्मूला क्या है, इसके अंदर में सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि हम लोग दिल से, तो हम लोग इस वाक्य में सब्जेक्ट है, दिल से ये रेस्ट है। क्या होता है रेस्ट, में वहां समझाऊंगा। और हमेशा ये एडवर्बियल है, 5 है अंग्रेजी में, और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन मेजर 5 क्या है कि नेवर, एवर,
ऑफेन, ऑलवेज, सेल्डम, ये 5 को एडवर्बियल, क्या होता है एडवर्बियल मैं बाद में बताऊंगा, ये एडवर्बियल है। अगर सेंटेंस में एडवर्बियल आ जाता है तो एडवर्बियल को जस्ट सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब से पहले यानी बीच में रखा जाता है। जैसे अभी मैं बना रहा हूं, सारे बच्चे ध्यान से देखना कि एडवर्बियल, तो ये हमेशा क्या है, ये एडवर्बियल है। और अपना शिक्षक को हम लोग दिल से हमेशा अपना शिक्षक को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो याद रखना बच्चे कि ये जो है वो वर्ब है और ये देना ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। लेकिन यही जब दो वर्ब में से एक वर्ब को मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं वहां जब आऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन जब तक तुम समझो कि ये मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और एक गिफ्ट जो है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और अपना शिक्षक को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और कैसे होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अभी तो मैं बताया नहीं हूं, इसीलिए मैं आपसे सवाल भी नहीं करूंगा। लेकिन सिंपली समझो कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हमेशा एडवर्बियल है। अगर ये इस आ गया कि एक सेंटेंस के अंदर में सब्जेक्ट भी है, रेस्ट भी है, एडवर्बियल भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हो, तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्या, सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद एडवर्बियल होगा, फिर उसके बाद क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो V1 या V5, उसके बाद मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट, और सेंटेंस को फुल स्टॉप से एंड करेंगे। तो जैसे इस सेंटेंस कितना बड़ा सेंटेंस है एकदम बिल्कुल। अब इसको मैं बनाता हूं, आप थोड़ा सा समझना। सबसे पहले क्या है भाई, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है, हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है, वी। ये बच्चा खत्म। अब उसके बाद क्या है, एडवर्बियल। वाक्य में एडवर्बियल कौन है, हमेशा, और हमेशा का अंग्रेजी क्या होता है जी, हमेशा, ऑलवेज। तो ये बच्चा खत्म हो गया। अब उसके बाद देखो फार्मूला, एकदम बिल्कुल फार्मूला कहते हैं चलना। उसके बाद क्या है, वर्ब दो। तो देखेंगे सेंटेंस में वर्ब कौन है, चाहना, और चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। चाहना का अंग्रेजी क्या होता है, वांट। और सब्जेक्ट चूंकि वी है यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट पर्सन प्लूरल रहने पर V1 का प्रयोग होता है, इसीलिए V1 का प्रयोग दिया तो पता चला ये बच्चा खत्म। और उसके बाद क्या है कि मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट। तो मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट कौन है, ये देना। और अभी हम बताए थे मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है 2 + V1, यानी देना का अंग्रेजी क्या होता है, गिव। तो मतलब गिव से पहले क्या लगेगा, 2, तो 2 गिव, ये हो गया। तो ये बच्चा भी खत्म। अब उसके बाद बचा वाक्य में क्या बचा, क्या कि अब इसके बाद मॉडिफाइड के बाद बचा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है अपना शिक्षक को। तो वांट टू गिव आवर टीचर, आवर टीचर्स, ये बच्चा खत्म। और उसके बाद क्या है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में, तो एक गिफ्ट, तो अ गिफ्ट, बस हो गया, अ गिफ्ट। तो पता चला कि ये भी खत्म हो गया। अब वाक्य में बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ रेस्ट बचा। और आखिर में क्या है कि रेस्ट दीजिए। रेस्ट क्या है, दिल से, और दिल से का अंग्रेजी क्या होता है जी, एट हार्ट। क्या होता है, एट हार्ट। और उसके बाद क्या है, फुल स्टॉप दीजिए, फुल स्टॉप दे दिए। तो इसका राइट ट्रांसलेशन आप हुआ कि दुनिया का कोई टीचर या फिर दुनिया का कोई भी स्कॉलर इस सेंटेंस को गलत नहीं कर सकता है। क्यों कि ये जिस तरह से नट वाल्टू से किसी को कस देते हैं, उसी तरह से ये ग्रामर का ये स्ट्रक्चर है, इस हिसाब से ये बना है। कोई भी दुनिया का कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर, यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से भी आ जाएगा आदमी, अंग्रेजी जानने वाले, बोलेगा सेंटेंस गलत है, मैं नहीं मान सकता हूँ, चाहे वो गलत हो जाए, मैं नहीं मान सकता हूँ। इसीलिए जैसे मैं कॉन्फिडेंटली कह रहा हूँ, आप सारे बच्चे वैसे कॉन्फिडेंटली बोलेंगे, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे। ऐसी अंग्रेजी सीखो कि अंग्रेजों को भी अंग्रेजी पढ़ा के आ जाओ, क्योंकि यू आर मोर बेटर देन दोज पर्सनैलिटी। क्योंकि वो सिर्फ अंग्रेजी जानता है ना, आप हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, आप तो 5-6 जबान ऐसे ही जान लेते हैं, तो यू आर बेटर, तो आप बेहतर हैं उन लोगों से। तो याद रखना बच्चे हमेशा। तो ये तो क्या हुआ, वी ऑलवेज वांट टू गिव आवर टीचर्स अ गिफ्ट एट हार्ट, मतलब हम लोग दिल से हमेशा अपना शिक्षक को एक गिफ्ट देना चाहते हैं। तो आगे देखो बच्चे यहाँ पर कि आवर टीचर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ गिफ्ट जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप, जनरली नियम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखिए। तो आवर टीचर जो है यानी अपना शिक्षक को, तो ये आवर टीचर यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको पहले रखे हैं, और अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में रखे हैं। तो जनरल नियम है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखिए और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, तो बीच में प्रीपोजिशन टू आता है। तो वो मैं डिटेल में आगे में बात करूंगा जब ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे। लेकिन इस वाक्य को देखें, ये कितना जरूरी है बच्चों को। अगर ये पता ना हो कि कौन इसमें रेस्ट है, कौन एडवर्ब है, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी अंदाजा बनाएगा,
अंदाजन वो बनाएगा कि चलो ऐसे ऐसे, वो बनाने वाले को खुद कॉन्फिडेंस नहीं है। तो मैं ऐसा स्टूडेंट तैयार नहीं करना चाहता हूं कि जिसको पूरा 100% यकीन और कॉन्फिडेंट के साथ नहीं बना रहा है। तो आई डोंट सपोज देम गुड स्टूडेंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इसीलिए आई वांट टू मेक यू इंटेलिजेंट ऑफ सम यूनिक लेवल इंटेलिजेंट, अलग अजब किस इंटेलिजेंट में भी एकदम यूनिक किस्म का इंटेलिजेंट मैं बनाना चाहता हूं। तो आप सारे बच्चे इसको समझना। तो अब हम लोग आज किस पर बात कर लेते हैं, ये सारी चीजें जितना आइटम है तो एक वीडियो में तो होगा नहीं, 2-3 वीडियो में कम से कम। तो आज हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब की बात करते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर जो लिखा दिया हूँ इसको सारे बच्चे उतार लेना, लेकिन इसको यहाँ आने से पहले मैं ऐसे बताता हूँ, याद रखना। क्या सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ठीक है, और वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। और सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता और उर्दू में फाइल, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता, उर्दू में फाइल, और वर्ब को हिंदी में क्रिया और उर्दू में फेल। तो सबसे पहले ये बात समझना कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सिंपल याद रखना, दुनिया का कोई भी वाक्य है, किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, या फिर सिंपली याद रखना कि वाक्य में काम कौन कर रहा है, करने वाले हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए मैं इसको डिफाइन किया हूं कि वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, यानी करने वाला। यानी वन हु का मतलब क्या होता है जी, इसको एक फ्रेज है ये। वन मतलब एक, हु मतलब कौन, ये मतलब नहीं है। वन हु एक फ्रेज है अपने आप में, जिसका मतलब है कि कौन। तो वन हु डज एन एक्शन, जो काम करता है, किसी काम को करने वाला। वन हु डज एन एक्शन, जो किसी काम को करता है, इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो काम कौन कर रहा है पढ़ाने का? मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तुम लोग अंग्रेजी सीख रहे हो, तो अंग्रेजी सीखने का काम कौन कर रहा है? तुम लोग। तो तुम लोग हो गया सब्जेक्ट। भारत के प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो भाषण देने का काम कौन कर रहा है? भारत का प्रधानमंत्री, तो वो हो गया सब्जेक्ट। मेरी मम्मी पटना जा रही है, तो पटना जाने का काम कौन कर रही है? मेरी मम्मी, ये हो गया सब्जेक्ट। तो मैं बहुत सारा काम करवाऊंगा। अभी सिंपली समझना कि वाक्य के अंदर में जो काम कर रहा है या फिर जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, वही क्या है? सब्जेक्ट है। तो सिंपली तुम लोग याद रखना कि वन हु डज एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो काम करता है यानी काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा वाला पॉइंट देखो जी, वर्ब। बचपन से तुम लोग पढ़ के आए होगे या फिर पढ़ रहे होगे, क्रिया किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। तो सिंपली बच्चा बोलता है जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसे वर्ब कहते हैं। चलो तुम्हारी बात को मान लेते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये थॉमसन मार्टी ने डिफाइन किया है कि वर्ब इज ए वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट कॉल्ड अ वर्ब। याद रखना, वर्ब इज अ वर्ड, एक ऐसा शब्द है दैट डिनोट्स, जो बताता है एन एक्शन, काम को। काम क्या जी? एक्शन बोले तो वर्ब। खाना, पीना, सोना, लड़ना, मरना, झगड़ना, बैठना, मुस्कुराना, पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, ये सारा का सारा क्या है? एक्शन है। यानी एक्शन को अदर वर्ड में हम वर्ब बोलेंगे, या वर्ब को अदर वर्ड में हम एक्शन बोलेंगे। तो क्या कहा कि वर्ब एक ऐसा शब्द है, वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, जो किसी काम को बताता है या अवस्था को बताता है। जैसे बोलेंगे आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी अवस्था को होने को बताता है। आई एम 30, ये एम जो आ गया ये हमारा 30 ईयर्स होने को बताता है, यानी अवस्था को बताता है। ये स्टैंडर्ड ग्रामर का डेफिनेशन है, सारे बच्चे इसको याद रखना। इसीलिए सिंपली मैं क्या कह दिया, उसको हिंदी में भी लिख दिया हूं, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना अथवा अवस्था का बोध हो, वर्ब कहलाता है। तो सारे बच्चे इसको याद रखना कि सब्जेक्ट करने वाले को क्या, जो काम करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, और जिस शब्द से किसी काम का करना या होना मालूम हो उसको वर्ब कहते हैं। ये तो हो गया चलो किताबी डेफिनेशन। मैं एक डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको अगर कायदे से समझ जाते हो तुम, तो फिर कभी भी पूरी जिंदगी के अंदर में वर्ब को पहचानने में दुश्वारी और डिफिकल्टी नहीं होगी। वो क्या है जी? सिंपल, ये मेरा फॉर्मूला है, याद रखना सारे बच्चे। हिंदी और उर्दू के जितने भी लफ्ज हैं, जितने भी वर्ड हैं, जितने भी शब्द हैं, हर्फ में नहीं बोल रहा हूं, अक्षर नहीं बोल रहा हूं, हिंदी और उर्दू जबान के जितने भी अल्फाज है, लफ्ज है, वर्ड्स है, जिसके आखिर में ना होगा तो समझ जाना कि वो वर्ब है। जैसे खाना, पीना, सोना, लड़ना, मरना, झगड़ना, पढ़ना, पढ़ाना, देखो सारे का अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। तो मैं दो कंडीशन यहाँ नोट में लिखा हूं कि दो कंडीशन को पूरा करता हूं। हिंदी और उर्दू के जितने भी अल्फाज जिसके आखिर में ना आता हो, पहला कंडीशन, जिसके आखिर में ना आता हो, और दूसरा कंडीशन की चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब, और उस वर्ब के शक्ल में परिवर्तन हो। जैसे कैसे जैसे वर्ब की शक्ल में परिवर्तन हो, दो काम कि आखिर में ना हो और वर्ब के शक्ल में परिवर्तन हो। शक्ल में परिवर्तन क्या जी? जैसे पीना, एक लफ्ज है पीना, ना आया, वर्ब है, एक कंडीशन को पूरा किया। अब दूसरा कंडीशन को पूरा उसको करना है, उसके शक्ल में परिवर्तन होगा। शक्ल में कैसे परिवर्तन होगा? जैसे पीना से पीता हूं, पी रहा हूं, पी चुका हूं, पिया था, पिएगा, पीना चाहिए था, पिया होगा। तो देख रहे हो कितना शक्ल बन रहा है। तो याद रखना कि वर्ब हिंदी और उर्दू के कोई भी अल्फाज जिसके आखिर में ना हो,
कोई भी लफ्ज जिसके आखिर में ना हो और उसके शक्ल में परिवर्तन होता है तो वो वर्ब कहलाएगा। खाना, पीना, सोना, लड़ना, मरना, झगड़ना, ये सब का शक्ल में परिवर्तन होगा, इसीलिए वो वर्ब है। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूँ, एक एग्जांपल सिंपल, टीच। टीच का मतलब क्या है जी? ये टीच एक लफ्ज वर्ब है। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। आप देखो इससे कितना शब्द बन सकता है इसका शक्ल में। एक तो ना आया, एक कंडीशन को पूरा किया कि ना आया, ठीक है भाई, लेकिन दूसरा कंडीशन को भी पूरा करना चाहिए, उसका शक्ल में परिवर्तन हो, क्योंकि टेंस वर्ब का शक्ल में परिवर्तन को ही तो टेंस कहते हैं। वो जब टेंस पढ़ाऊंगा तो मैं वहां डिटेल से बताऊंगा, फिर टेंस को भी डर लगेगा तुमको छोड़ करके भागने में। तो याद रखना कि ये पढ़ाना, पढ़ाना से पढ़ाता हूं, एक शक्ल चेंज हुआ। देखो यहाँ ऐसा था, अब देखो इसका शक्ल ऐसा चेंज हो गया, पढ़ाता हूं, उसी से बन सकता है पढ़ा रहा हूं, उसी से पढ़ा चुका हूं, उसी से पढ़ाया था, उसी से पढ़ा रहा था, उसी से पढ़ाया होगा, पढ़ाएगा, उसी से पढ़ाना चाहिए था, पढ़ा चुका था। तो अब देखो एक वर्ब है, इसका मुख्तलिफ शक्ल, यानी इसके शक्ल में परिवर्तन हुआ। तो याद रखना बच्चे कि ना हो और उसके शक्ल में परिवर्तन हो तो वो वर्ब कहलाएगा। जैसे पीना से पीता हूं, पी रहा हूं, पढ़ना से पढ़ता हूं, पढ़ रहा हूं, पढ़ चुका हूं, खेलना से खेलता हूं, खेल रहा हूं, खेल चुका हूं। तो ये, लेकिन याद रखना एक बात जो इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि वर्ब ना हो और उसके शक्ल में परिवर्तन ना हो और शक्ल में परिवर्तन हो, वर्ब ना हो और शक्ल में परिवर्तन नहीं तो वो वर्ब नहीं कहलाएगा। जैसे थाना, पुलिस स्टेशन को बोलते हैं थाना। क्या इसका शक्ल ना, एक कंडीशन को पूरा किया ना है, लेकिन दूसरा कंडीशन को ये पूरा नहीं कर रहा है। क्यों? कि थाना से थनवाता हूं, थनियाएंगे, थनिया रहा था, ऐसा होता है कि नहीं होता है कभी भी। नानी का हस्बैंड नाना, तो ऐसा होता है कभी कि ननियाएंगे, ननियाता, नाना से, नाना में एक कंडीशन पूरा कर रहा है ना, लेकिन दूसरा कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा है, उसका शक्ल में परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि नाना से ननियाते हैं, ननियाएंगे, ननिया रही थी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। इसीलिए बच्चे ये वर्ब नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे काम करेंगे इस पर, मतलब क्या करते हैं, हम बहुत सारे वाक्य देंगे, आप सारे बच्चे को चुनना है, मैं यहाँ चुन के बताऊंगा। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, पर्सनली आई रिक्वेस्ट यू, जस्ट वट एवर आई हैव जस्ट स्पोकन बिफोर यू रिलेटेड टू दिस वेरी टॉपिक, यू मस्ट पे स्पेशल अटेंशन टू दिस। अगर इसको बच्चे समझ जाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि 50% प्रॉब्लम खत्म। और अगर ये सारी बातों को समझ जाओगे तो समझना कि हम 50,000 की चीजों को समझ चुके हैं। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरी स्टूडेंट, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश एंड जस्ट टू बी connected with this very channel. A special thanks from the core of my heart, because a large number of students are just getting connected here, and most of the students are just sending best comments over this over the style of the teaching of this very video. So that is why very once again thank from the core of my heart to all the students of Oxford Union English, and you each and every student keep on disseminating this very channel, that is Oxford Union English, to each and every student or each and every child of India. Thank you very much.